Zainul Arfeen from tutoria.pk and I am going to be your biology instructor for the rest of this session. और आज हम बात करेंगे आपकी बुक के सेकंड चैप्टर की, दैट इज नंबर्ड एज चैप्टर नंबर 11 एंड इट्स कॉल्ड होम्योस्टेसिस। अगर मैं आपसे पूछूं कि राइट नाउ आप क्या कर रहे हैं, तो आपका आंसर वुड बी समथिंग लाइक कुछ नहीं, जस्ट वॉचिंग दिस वीडियो। बट दैट इज नॉट करेक्ट। यू नो व्हाई? बिकॉज while you're just sitting, आपकी बॉडी एक इंतहाई इनक्रेडिबल काम कर रही है। It's keeping everything in balance. It is maintaining an internal environment where every biochemical reaction is happening flawlessly. And it's not just you. Almost every living being has this capability of maintaining a balance, और इसी को हम homeostasis कहते हैं। Homeostasis can be defined as the maintenance of the internal conditions of body at equilibrium despite changes in the external environment. Homeostasis जो है वो 3 processes के through होती है। The first one is osmoregulation. Osmoregulation जो है that is maintenance of the amounts of water and salts in the body fluids. यानी कि आपका ब्लड और टिश्यू फ्लूइड है उसके अंदर वाटर एंड सॉल्ट का बैलेंस। फिर दूसरा प्रोसेस है थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन जो है इट इज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर मेंटेन रहे। तीसरी चीज है एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन इज द एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम बॉडी टू मेंटेन इंटरनल कंडीशंस, यानी कि हम एक्सक्रीशन रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्टूल। फिर जो होम्योस्टेसिस है वो सिर्फ हायर एनिमल्स के अंदर ही नहीं होती, वो और ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी होती है। जैसे कि प्लांट्स लाइफ फॉर्म का एक मेजर पार्ट है एंड दे डू परफॉर्म होम्योस्टेसिस। प्लांट्स ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस मटेरियल्स के बैलेंस को मेंटेन करते हैं थ्रू मल्टीपल mechanisms. अब in plants, extra carbon dioxide and oxygen is majorly eliminated through stomata and diffusion. Stomata वो structures हैं जो plant की leaves पे present होते हैं for transpiration and the exchange of gases, और वहीं से carbon dioxide and oxygen की exchange होती है। फिर रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर की बात आती है कि प्लांट के अंदर जो है वो एक प्रोसेस के थ्रू होता है जिसे हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ये प्रोसेस यूजुअली डे टाइम में होता है एज स्टोमेटा आर ओपन, और रात में नहीं होता क्योंकि स्टोमेटा क्लोज हो चुके होते हैं। तो ट्रांसपायरेशन के साथ साथ ही ये जो एक्स्ट्रा वाटर है वो लीव्स से निकल जाता है। जितना भी प्लांट के पास एक्सेस वाटर है जो उसकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है वो रिमूव हो जाता है। फिर रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो कैसे होती है प्लांट्स के अंदर, तो डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं जिसके थ्रू वेस्ट रिमूव होता है। प्लांट्स जो हैं वो इन वेस्ट को स्टोर करते हैं हार्मलेस क्रिस्टल्स की फॉर्म में। जैसे कि टोमेटो का जो प्लांट है वो कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स बना लेता है उनको, और वो लेटर ऑन रिमूव हो सकते हैं। फिर जो प्लांट्स हैं वो मेटाबॉलिक वेस्ट को लीव्स में भी एक्यूमुलेट करते हैं, यानी कि वो वाले प्लांट्स जो ईयरली शेडिंग करते हैं अपने लीव्स की, वो लीव्स में वेस्ट जो है एक्यूमुलेट करते रहते हैं, और जब लीव्स शेड होते हैं तो वो उनकी जगह नए लीव्स ग्रो कर जाते हैं और मेटाबॉलिक वेस्ट भी पुराने लीव्स के साथ रिमूव हो जाते हैं। इसके साथ साथ कुछ रेजिन्स और गम्स वगैरह भी हैं जो ट्रीज के ट्रंक्स में से निकलती हैं। जैसे कि आप कीकर का दरख्त देखें तो उसके ऊपर आपको अक्सर एक गम लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, ऐसे लेस सी होगी वो जो है वो गम होती है, और वो भी मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं उस ट्री के। अब प्लांट्स जो हैं उनके अंदर कुछ ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स होती हैं, यानी कि वो अपने स्ट्रक्चर्स को, अपने लीव्स को, अपने रूट्स को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि वो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अपने इंटरनल कंडीशन को मेंटेन कर सकें। प्लांट्स यूजुअली 3 तरह के एनवायरनमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं। जो पहले प्लांट्स हैं हाइड्रोफाइट्स, वो पानी के नज़दीक या पानी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, या तो वो कम्प्लीटली सबमर्ज्ड होते हैं या पार्शियली होते हैं, और वो फ्रेश वाटर की बात हो रही है यहाँ पे, फ्रेश वाटर में। अब इन प्लांट्स के पास ब्रॉड लीव्स होते हैं। ब्रॉड लीव्स इसलिए होते हैं कि उन ब्रॉड लीव्स में ढेर सारे स्टोमेटा होते हैं, और उन स्टोमेटा को यूज़ किया जाता है कि क्योंकि वहाँ पे वाटर ऑलरेडी ज़्यादा है तो प्लांट को ज़रूरत नहीं है कि वो ज़्यादा वाटर अपने अंदर रिटेन करे, तो उन स्टोमेटा के थ्रू वो वाटर एलिमिनेट कर देता है। फिर ज़ीरोफाइट्स आ जाते हैं। अब ज़ीरोफाइट्स जो हैं वो यूजुअली खुश्क इलाकों में, सहरा में, डेजर्ट्स में
प्रेजेंट होते हैं। उनका क्या है कि उनकी थिक वैक्सी क्यूटिकल होता है उनकी एपिडर्मिस के ऊपर, जिससे वो वाटर लॉस को रिड्यूस करते हैं। उनके पास स्टोमेटा कम होते हैं, उनकी रूट जो है वो बहुत डीप होती हैं ताकि वो नीचे से पानी ढूंढ सकें, और उनके जो पेरेन्काइमा सेल्स हैं वो बहुत लार्ज होते हैं ताकि वो पानी ज़्यादा क्वांटिटी में स्टोर कर सकें। जिस तरह के कैक्टस हैं वो सारे के सारे इसी तरह के होते हैं। फिर आ जाते हैं हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स जो हैं वो सी वाटर में रहते हैं। अब सी वाटर बहुत सॉल्टी होता है, तो उस सॉल्ट के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए उनके पास डिफरेंट मैकेनिज्म्स मौजूद होते हैं। फिर जो है होम्योस्टेसिस ह्यूमंस में भी हो रही होती है। ह्यूमंस में जो होम्योस्टेसिस हो रही होती है वो हमारे 3 मेजर ऑर्गन्स के थ्रू होती है। द फर्स्ट वन इज लंग्स, द सेकेंड इज स्किन एंड द थर्ड वन इज किडनीज। जो हमारे लंग्स हैं वो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं हमारी बॉडी से, और इस तरह से हमारे अंदर एक बैलेंस मेंटेन रहता है। जो हमारी स्किन है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है और एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट्स को रिमूव करती है। तीसरी जो हमारी किडनीज हैं वो एक्सेस वाटर, सॉल्ट्स, यूरिया, यूरिक एसिड, इन सारी चीज़ों को हमारे ब्लड में से फिल्टर आउट करती है और एक इंटरनल बैलेंस मेंटेन करती है। फिर आती है हमारी स्किन कि वो काम कैसे करती है। स्किन की बेसिकली 2 लेयर्स होती हैं, एक एपिडर्मिस और एक डर्मिस। एपिडर्मिस ऊपर वाली लेयर है जिसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होते। डर्मिस इंटरनल लेयर है, अंदर वाली लेयर है जिसमें ब्लड वेसल्स और बाकी स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। अब स्किन का काम है कि वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करे, रेगुलेट करे। वो कैसे करती है, उसके डिफरेंट तरीके हैं। एक तो ये है कि हमारी जो डर्मिस है उसके अंदर एक थिन लेयर होती है फैट सेल्स की। वो फैट सेल्स जो है हमारी पूरी बॉडी को इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारा टेम्परेचर मेंटेन किया जा सके। उसके साथ साथ जो स्वेटिंग हो रही होती है वो स्वेटिंग भी स्किन के थ्रू होती है, और वो स्वेटिंग एक कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर, जब बहुत बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, हमें स्वेटिंग होती है और फिर एकदम से एक ठंडक का एहसास होता है स्वेटिंग की वजह से, उससे हमारा बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट हो जाता है। हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है वो एक बहुत मेजर रोल परफॉर्म करता है अलॉन्ग विद आवर किडनीज। किडनीज तो हमने पहले ही देख लिया कि वो परफॉर्म करती हैं होम्योस्टेसिस में डिफरेंट फंक्शंस, तो वही किडनीज अकेली काम नहीं कर रही होती, उनके साथ और सारे स्ट्रक्चर्स भी मौजूद हैं जो इस सारे प्रोसेस में हेल्प करते हैं। हमारी किडनीज का मेजर काम ब्लड को फिल्टर करना है, यूरिन प्रोड्यूस करना है। हमारे यूरिनरी सिस्टम में यूरेटर्स होती हैं, जो ट्यूब्स होती हैं, वो क्या करती हैं कि वो यूरिन को कैरी करती हैं फ्रॉम किडनीज टू हमारे यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरिनरी ब्लैडर है वो हमारे यूरिन को टेम्परेरीली स्टोर करता है। फिर नेक्स्ट उससे आ जाती है यूरेथ्रा। वो एक ट्यूब है जो यूरिन को कैरी करती है फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, यानी यूरिन को रिमूव करने में हेल्प आउट करती है। अब हम जरा किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं। देखने में किडनी इज अ डार्क रेड बीन शेप्ड ऑर्गन विच इज अप्रोक्सीमेटली 120 ग्राम्स इन वेट, और ये आपकी एब्डोमिनल कैविटी की बैक वॉल के साथ प्लेस्ड होती हैं, वन ऑन ईच साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। जो किडनी है उसके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। सबसे पहला जो आउटर एक स्ट्रक्चर है, आउटर एक लेयर है, वो है रीनल कॉर्टेक्स, और ये डार्क सा शेड होता है इसका जरा। फिर इंटरनल एक लेयर है जिसको हम कहते हैं रीनल मेड्यूला, और ये थोड़ा पेल शेड होता है इसका दिखने में। तीसरी चीज़ जो है, उसी रीनल मेड्यूला के अंदर डिफरेंट रीनल पैरामिड्स बनी होती हैं, और जो ज़्यादातर मेजर काम कर रही होती हैं हमारी किडनीज के अंदर वो ये रीनल पैरामिड्स हैं, क्योंकि रीनल पैरामिड्स के अंदर ही नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं फिल्ट्रेशन के लिए। फिर हमारे पास रीनल आर्टरीज हैं जो ब्लड प्रोवाइड करती हैं किडनी को, और रीनल वेन्स हैं जो कि किडनी से ब्लड को वापस लेके जाती हैं। एक हमारे पास रीनल पेल्विस है, ये एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है जिसमें सारे के सारे रीनल पैरामिड्स जो हैं वो ओपन हो रही होती हैं। ये जो रीनल पेल्विस है ये फर्दर आगे जाके यूरेटर बन जाता है, और यही यूरेटर आगे यूरिन को ले जाता है। किडनी का स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया, बट द एक्चुअल फंक्शन यूनिट इन द किडनी इज अ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो 3 मेन फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है, एंड दोज फंक्शंस आर pressure filtration, selective reabsorption and
ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। अब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये कैप्सूल है, बोमेन्स कैप्सूल, ये जो एक राउंड सा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे सारा का सारा प्रेशर फिल्ट्रेशन का काम हो रहा होता है। अब प्रेशर फिल्ट्रेशन कैसे होती है कि जो हमारा ब्लड है जब वो आता है तो बहुत प्रेशर के साथ इन आर्टरीज में से गुजरता है जो बोमेन्स कैप्सूल के अंदर हैं, और उसकी वजह से जो वेस्ट है, यूरिया है, एक्सेस वाटर, वो सब कुछ वो बोमेन कैप्सूल की जो सेमी परमिएबल वॉल है उससे ट्रांसफर हो जाता है। ये टिब्यूल्स के थ्रू कैरी किया जाता है और उन्हीं टिब्यूल्स में सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है वाटर की और ग्लूकोज की। यहाँ पे ऑलमोस्ट 99% जो एक्सेस चीज़ें हैं वो रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं। फिर वही ट्यूब्स आगे घूमते घूमते आते हैं तो एक पॉइंट आता है बिफोर द कलेक्टिंग डक्ट कि वहाँ पे ट्यूब्यूलर सिक्रीशन हो रही होती है। अब वो ट्यूब्यूलर सिक्रीशन क्या है? वो डिफरेंट आइंस हैं, क्रिटेनिन है, यूरिया है, ये ऑल ऑफ दीज आर सिक्रीटेड फ्रॉम ब्लड इनटू द टिब्यूल्स। और ये टिब्यूल्स जो हैं ये आगे क्योंकि जा रहे हैं कलेक्टिंग डक्ट में और आगे वो यूरेटर में मूव कर जाएंगे तो ये यूरिन में ऐड हो जाते हैं। बट इसके बाद भी एक छोटा सा फंक्शन परफॉर्म होता है कि इसके बाद जितने भी सॉल्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं वो हमारी बॉडी में रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, यानी रिसाइकल हो जाते हैं। किडनीज जो हैं वो ऑस्मोरेगुलेशन का फंक्शन भी परफॉर्म करती हैं। अब ऑस्मोरेगुलेशन क्या है? Osmoregulation is defined as the regulation of the concentration of water and salts in blood and other body fluids. अब किडनी ये फंक्शन किस तरह से परफॉर्म करती है? होता ये है कि जब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेस वाटर हो, यानी हमारे बॉडी फ्लूइड्स बहुत डाइल्यूट हुए हों, तो किडनीज एक डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करती है, यानी उसमें बहुत ज़्यादा वाटर एक्सक्रीट हो जाता है हमारी बॉडी से। फिर अगर हमारे बॉडी में वाटर की शॉर्टेज हो और हमारे बॉडी फ्लूइड जो हैं वो बहुत कंसनट्रेटेड हुए हों, हम डिहाइड्रेटेड हों, तो वेस्ट तो रिमूव होना ही है। तो किडनीज क्या करती हैं? एक स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन वो काफ़ी कंसनट्रेटेड होता है, उसमें वाटर कम होता है और बाकी वेस्ट ज़्यादा रिमूव होते हैं। अब किडनीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं ऑस्मोरेगुलेशन के लिए, होम्योस्टेसिस के लिए। जब तक वो ठीक काम करती रहें तब तक तो ठीक है, लेकिन व्हाट इफ उनमें कुछ डिसऑर्डर्स प्रोड्यूस हो जाएं, लाइक एवरी अदर ऑर्गन वी हैव। तो किडनीज के अंदर जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो ज़्यादातर दो होते हैं, और भी बहुत से मेजर जो हम यहाँ डिस्कस किए गए हैं वो हैं दो। तो फर्स्ट वन इज किडनी फेलियर एंड द सेकेंड वन इज किडनी स्टोन्स। अब किडनी या रीनल फेलियर में ये होता है कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ या और जो है हेल्थ कंडीशंस की वजह से किडनीज डैमेज हो जाएं, या ऐसा होता है समटाइम्स कि कुछ ड्रग्स या मेडिसिन ऐसी ली जाएं जो किडनीज पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करें, तो उनसे रीनल फेलियर हो सकता है। दूसरी चीज़ है किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स जो हैं बेसिकली वो कैल्शियम एंड अमोनियम फॉस्फेट और यूरिक एसिड, ये सारी चीज़ें जब हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा हों और किडनीज़ के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएं तो ये स्टोन्स की फॉर्म में एक्यूमुलेट होती हैं, और ये स्टोन्स जो हैं ये काफ़ी पेनफुल होते हैं। अब किडनी स्टोन्स का आपको पता कैसे चलेगा कि आपको किडनी स्टोन्स हैं? तो उसमें होता यह है कि फीवर सफ़र कर रहे हैं, आपके स्टमक में पेन होता है, आपको वॉमिटिंग होती है, आपके यूरिन में ब्लड आ सकता है, आपको बैक एक होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है सिम्टम्स होते हैं कि आपको जिसको हम कहते हैं डायलिसिस। अब जब आपको पता चल गया कि किडनी स्टोन्स हैं तो फिर से ट्रीटमेंट की बात, डिफरेंट मशीन्स के दो ट्रीटमेंट होते हैं किडनी स्टोन्स के। पहली चीज़ तो ये है कि डायलिसिस की दो मेडिसिन के थ्रू भी डायलिसिस में ये होता है कि जो हमारी पेरिटोनियल कैविटी है उसके अंदर अगर ऐसे ना हो तो एक सर्जिकल ट्रीटमेंट है कि हमारी जो पेरिटोनियम है, जो पेरिटोनियल कैविटी के बाहर होती है, वो उसके अलावा एज अ सेमी परमिएबल ट्रीटमेंट है, और जो वेस्ट है वो बॉडी की वहां वाली नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स जो है डिफ्यूज हो जाते हैं, किडनीज पे थ्रो की जाती हैं, और वो स्टोन्स को बारीक रेत की फॉर्म में कन्वर्ट चीजों की कंसंट्रेशन है, और जो बारीक रेत बॉडी से वो सारे आपकी वेस्ट जो हैं उस वाले फ्लूइड में आ जाते हैं जिससे अब जो रीनल फेलियर होता है, किडनी फेल हो गई है, तो अब ऑब्वियसली वो बंदा अगर उसकी दोनों किडनीज फेल हो चुकी हैं तो बंदा किडनीज के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता। बट उसका एक टेम्परेरी सोल्यूशन है जिसको हम कहते हैं डायलिसिस। डायलिसिस के थ्रू बॉडी फ्लूइड्स में से हम डिफरेंट मशीन्स के थ्रू और फ्लूइड्स के थ्रू
वेस्ट को रिमूव करते हैं। डायलिसिस की 2 टाइप्स हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस में ये होता है कि जो हमारी पेरिटोनियल कैविटी है उसके अंदर फ्लूइड इंजेक्ट किया जाता है। अब हमारी जो पेरिटोनियम है, जो पेरिटोनियल कैविटी के बाहर होती है, वो एक्ट करती है एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और जो वेस्ट हैं वो बॉडी की वहाँ वाली कैपिलरीज से उस फ्लूइड में डिफ्यूज़ हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफ्यूजन, क्योंकि उन फ्लूइड्स में उन चीज़ों की कंसंट्रेशन है ही नहीं, तो बॉडी से वो सारे वेस्ट जो हैं उस वाले फ्लूइड में आ जाते हैं जिसे हम डायलिसिस फ्लूइड कह रहे होते हैं। और जब ये हो जाता है तो वो डायलिसिस फ्लूइड जो है वो रिमूव कर लिया जाता है। अब ये जो तरीका है ये टेम्परेरी है और घर में भी परफॉर्म हो जाता है, और लेकिन इसका मसला ये है कि इसको रोज़ परफॉर्म करना पड़ता है। फिर दूसरी टाइप है दैट इज़ हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस में ये होता है कि हम हमारी बॉडी में से ब्लड को लेते हैं और उसको एक मशीन में से गुजारते हैं। उस मशीन को हम कहते हैं डायलाइज़र। अब उस मशीन के अंदर डिफरेंट ट्यूब्स होती हैं और उन ट्यूब्स के अराउंड एक फ्लूइड होता है जिसको हमने पहले भी पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए यूज़ किया था, उसी तरह का एक फ्लूइड होता है। अब जब हमारा ब्लड उन ट्यूब्स में से गुजरता है, वो ट्यूब्स सेमी परमिएबल होती हैं। हमारे ब्लड में जितने भी वेस्ट होते हैं उन सेमी परमिएबल ट्यूब्स में से उस फ्लूइड में चले जाते हैं और हमारा ब्लड क्लीन हो जाता है, और एक दूसरे आउटलेट के थ्रू उस ब्लड को दोबारा हमारी बॉडी में दे दिया जाता है। हीमोडायलिसिस ये मोर इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू पेरिटोनियल डायलिसिस, और इसको रोज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। ये डिपेंड करता है पेशेंट पे कि वो कितने दिन तक, समटाइम्स एज लॉन्ग एज एक वीक तक भी गुजारा हो सकता है। अब डायलिसिस तो एक टेम्परेरी सोल्यूशन है, तो उसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है? किडनी ट्रांसप्लांट। अब किडनीज अगर दोनों डैमेज्ड हो जाएं तो वो रिप्लेस की जा सकती हैं हेल्दी किडनी से। A normal person does not require both of his kidneys to survive. हम एक किडनी पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। और इसी तरह डोनर्स, वो लोग जो अपनी एक किडनी डोनेट कर देते हैं, वो जिंदा रहते हैं। डोनर्स जो हैं वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं। एक वो जो जिंदा हैं, उनकी दोनों किडनीज परफेक्टली हेल्दी हैं, वो एक किडनी डोनेट कर दें। दूसरे वो जो डिसीज्ड हैं, वो अपनी किडनीज डोनेट कर दी जाती हैं। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए टिश्यू मैचिंग की जाती है। वो ज़रूरी नहीं है कि आपके रिलेटिव, आपके पेरेंट्स या आपके सिबलिंग से ही हो, वो किसी भी अननोन बंदे से हो सकती है। टिश्यू मैचिंग के बाद ही ट्रांसप्लांट किया जाता है, और ये इसलिए किया जाता है कि आपकी बॉडी उस किडनी को रिजेक्ट ना करे। अब किडनी ट्रांसप्लांट हो भी जाए तो इट्स नॉट लाइक कि वो सारी ज़िंदगी रहेगी। एक ट्रांसप्लांटेड किडनी की एवरेज लाइफ जो है दैट इज़ 15 ईयर्स। लोग उससे पहले भी एक्सपायर हो जाती है वो किडनी, और उससे ज़्यादा टाइम भी निकाल देती है। तो यहाँ तक हमने इस पूरे चैप्टर की सारी डिटेल्स को ब्रीफली देख लिया है कि इसमें क्या है और कैसे है, एंड हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, एंड आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड कि होम्योस्टेसिस क्या है, वो कैसे होती है और किन चीज़ों के थ्रू होती है। दिस इज़ योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर ज़ैनुल आरफीन फ्रॉम tutoria.pk।